नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। सीधे चलेंगे देहरादून, जहां विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं। हमारे पूर्व अधिकारीगण, वर्तमान के अधिकारीगण, हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक और हमारी वीरांगनाएं और हमारे पदकों से सम्मानित सभी हमारे वीर योद्धा, वीर नारी एवं वीरता पुरस्कार प्राप्त हमारे सभी अतिथिगण, बड़ी संख्या में आज आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट और विद्यालयों के आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे देहरादून के जिलाधिकारी, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक एवं सभी आए हुए हमारे सभी मीडिया के मेरे मित्र, सभी पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सभी महानुभावों का अपनी ओर से, क्योंकि आज ये विजय दिवस है, इस विजय दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित होने पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हमारी सेना ने शौर्य, वीरता, पराक्रम, अदम्य साहस, उसका जो पराक्रम 16 दिसंबर 1971 को इतिहास के रूप में हमारे सामने रखा था, उसका उत्सव मनाने का दिन है। आज हम सब लोग यहाँ पर उस उत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि आज के दिन भारत के सशस्त्र बलों का जो साहस और उनका बलिदान है, निश्चित रूप से हम उनका स्मरण भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं, श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 1971 का जो युद्ध अमानवीयता पर, जिस प्रकार से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में अमानवीयता हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, दुराचार हो रहा था, और इस युद्ध का जो परिणाम था वो सदाचार के रूप में, और जो हम प्रत्येक वर्ष विजयदशमी का पर्व मनाते हैं अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में, उसी प्रकार का यह भी दिवस है अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में। यह जो 1971 का युद्ध था, और आप सबके बीच में जब भी आता हूं तो आप सब जानते हैं मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं, एक सैनिक पुत्र होने के नाते ऐसे कार्यक्रमों में जब भी आता हूं तो एक अंदर से बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उनको मैं सच कहूं तो आप सबके सामने में शब्दों में प्रकट नहीं कर पाता हूं, और मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूं कि कैसे मैं बहुत एक्सप्लेन करूं। लेकिन आज का दिन वास्तव में हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, और 1971 में पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों को हमारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने घुटने टेके थे, और पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। यह महान युद्ध भारत के वीरों के अटल संकल्प और उनके बलिदानों का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, ये उदाहरण था, और इसको हम हमेशा याद करेंगे, हमेशा स्मरण करेंगे। इस युद्ध में शहीद हुए हमारे जो जाबाज सैनिक हैं, उनके भी हम हमेशा ऋणी रहेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है, ये सैन्य भूमि भी है, और पराक्रम और बलिदान की भी भूमि है। 1971 के भारत पाक युद्ध में वीर भूमि उत्तराखंड के 255 जवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और मैं कहूं तो
अपना सर्वोच्च उन्होंने जो भारत माता के लिए किया, वो हम सब के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीरों को अपने समस्त प्रदेशवासियों की ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस युद्ध में अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देने वाले प्रदेश के 74 सैनिकों को विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित कर यह देश स्वयं भी सम्मानित महसूस करता है, क्योंकि जब भी हम कभी अपने वीरांगनाओं का, अपने वीरों का सम्मान करते हैं तो ये उनका सम्मान नहीं होता है, हम तो केवल उनका स्मरण करते हैं। हम जब उनको सम्मानित करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, स्वयं सम्मानित होने का ऐसा महसूस करते हैं। ऐसे वीरों की बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। और शायद एक कारण यह भी है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष उन वीरों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, जिससे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वह भी उन हमारे वीरों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी वीरता के बारे में ठीक प्रकार से परिचित हों। ये इतिहास हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में हमने 5वें धाम सैनिक धाम की भी नींव रखी है, और यह नींव एक जो है भव्य और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, उसके निर्माण की नींव है। सैन्य धाम का काम तेजी से निर्माण की ओर बढ़ रहा है, तेजी से उसकी प्रगति हो रही है, और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम सैन्य धाम का लोकार्पण कर अपने उत्तराखंड के और देश के सभी वीर जवानों को, उन योद्धाओं को एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह स्मारक उन सभी वीरों को हमारी ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए और तिरंगे की शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्र के समक्ष अपने प्राणों का बलिदान दिया था, अपने प्राण न्यौछावर किए थे। यह सैन्य धाम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक राष्ट्र आराधन को एक दिव्य प्रेरणा पुंज के रूप में कार्य करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनका एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने उस लेक्चर में कहा था कि सेना में कार्य करना महज एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास है कि हम अपने जवानों को अच्छे से अच्छे, उन्नत से उन्नत, जिसके बारे में मेजर जनरल सभरवाल साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो रुके हुए कार्य थे, और हमारे राणा जी ने भी कि पहले भी वो रक्षा मंत्री से मिलते थे और बाद में के रक्षा मंत्री से मिलते थे। दोनों में फर्क उन्होंने बहुत उस प्रकार से नहीं कहा, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि क्या कार्यशैली होगी, और जो कहने का तरीका था वह भी यही होना चाहिए, क्योंकि एक सैन्य अफसर और जिन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, वो एक वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ वर्किंग जिसको सेना के अंदर सिखाया जाता है, वो हमारे सामने रखा। और जिस प्रकार से आज मेजर जनरल सभरवाल साहब ने बहुत विस्तार से कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम हो रहा है, आज अच्छे हथियार हों, अच्छे साजो सामान हों, और जो हमारे सैनिक -40 डिग्री तापमान पर काम करते हैं, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे, और बहुत सारे लोगों को तो तमाम प्रकार की उस समय बीमारियां हो जाती थी। बर्फ में जाने के कारण से उसकी बीमारियां लग जाती थी, कई लोगों के हाथ पांव तक काटने पड़ते थे। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी रही होगी कि जो देश की रक्षा के लिए, देश के लिए सर्वोच्च अपना निछावर करने वाले, और हम कहें कि
हम उनको कुछ देना भी चाहें, सरकार अगर उनको कुछ देना भी चाहे तो सरकार चाहकर भी उनको वो नहीं दे सकती। आप ये बताइए कि एक सैनिक के परिवार को सैनिक से कैसे मिलाया जा सकता है? छुट्टी के सिवाय मिलाया नहीं जा सकता है। उसकी जवानी उसको दी नहीं जा सकती है, उसका समय उसको दिया नहीं जा सकता है। तो जो सरकार भी नहीं दे सकती है तो उसको क्या कपड़े, उसको अच्छे बूट, अच्छे उपकरण, अच्छे जैकेट, अच्छे हथियार, ये तो प्राथमिकता से दिए जाने चाहिए थे। और ये बरसों बरसों का इंतजार करते रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद इन सब पर त्वरित रूप से कार्रवाई हुई और ये सारे फैसले लिए गए जो लंबे समय से सेना के द्वारा जिसकी मांग की गई थी, जिसकी रिकमेंडेशन की गई थी। आज सेना का मनोबल भी बढ़ा है और यही कारण है कि आज हमारे जो सैनिक हैं वो दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं, जिसके बारे में भी आपने बालाकोट का जिक्र किया। चाहे तवांग हो, डोकलाम हो, गलवान हो या कोई भी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, आज कोई दुश्मन अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो हमारी सेना उसको करारा जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार है, क्योंकि सेना का मनोबल बढ़ा है। एक समय था कि गोली का जवाब देने के लिए भी पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है, लेकिन अब गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं होता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम हमारी सेना करती है। भाइयों बहनों, हमारी सेना ने कभी भी युद्ध नहीं चाहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं युद्ध के जो प्रभाव होते हैं। सेना भी भली भांति जानती थी कि इसके प्रभाव बहुत देश पर पड़ते हैं, परंतु जब भी हम पर किसी ने युद्ध थोपा है, हमारी सेना ने, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से मजबूत रही है, हमेशा से उसकी जो गणना है विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक सेना भारत की सेना है। और मैंने एक सैन्य परिवार में पैदा होने के कारण से जो सैन्य परिवारों का संघर्ष है, उनकी पीड़ा है, उनके दुख दर्द है, वो बहुत नज़दीक से देखे हैं। कितनी बार जब हमारे बीच में से, हमारे परिवारों में से कोई हमारे जवान, हमारे कोई अधिकारी अगर शहीद हो जाते हैं तो आप सोचिए कि कई बार कई दिनों तक जब उनका शरीर जब घर तक नहीं पहुंच पाता है, इंतजार करते हैं घर वाले, और किस प्रकार की स्थिति होती है। अब तो बहुत एडवांस चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हमने देखा कि पहले कहते थे लड़ाई लगने वाली है, सारी छुट्टियां बंद हो जाती थी, तमाम प्रकार से जो है एक अलग प्रकार का वातावरण निर्मित होते हुए मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए मैं जानता हूं। और मुख्य सेवक के रूप में भी ये मेरा प्रयास रहता है कि सैन्य परिवारों के लिए हम जो योजनाएं बना सकते हैं, उन योजनाओं को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो सैनिक आज देश की वतन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवारों की चिंता न करनी पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय से रुका हुआ और बहुत अच्छा, चूंकि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मेजर जनरल साहब सब्रवाल जी ने बहुत विस्तार से बोल दिया कि लंबित वन रैंक और वन पेंशन की मांग को पूरा किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में ही हमने भी जो सैनिकों को और उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, उनमें वृद्धि करने के लिए हर प्रकार से हमने संकल्प लिया है। आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान राशि है और शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में भी वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का भी निर्णय इसी आशय से हमने लिया है। इसके पीछे यही हेतु है। इसके साथ ही हमने उत्तराखंड के जो वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को एकमुश्त धनराशि, उसमें जो अनुदान दिया जाता था, उसमें भी हमने वृद्धि की है। पहले परमवीर चक्र विजेताओं को 30 लाख रुपए मिलते थे, हमने इसको 50 लाख रुपए किया है अभी। महावीर चक्र विजेताओं को भी 20 लाख मिलते थे, उसे हमने 35 लाख किया है। कीर्ति चक्र भी 20 लाख मिलते थे, उसको भी 35 लाख किया है। और वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 लाख से 25 लाख किया है। सेना गैलेंट्री मेडल 7 लाख से 15 लाख
करने को भी हमने मंजूरी दी है। उत्तराखंड में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाली जो सैनिकों की हमारी वीरांगनाएं एवं बैटन की जो पेंशन है वो भी हमने बढ़ाई है। आप सबको पता है पहले 8,000 थी, उसको 10,000 रुपये किया है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो हमारी विधवाएं हैं उनकी पेंशन भी 21,000 से बढ़ाकर 25,000 की है। भाइयों बहनों, आज हम सब लोग विजय दिवस तो मना रहे हैं, विजय का संकल्प कहीं न कहीं अभी अधूरा है। देहरादून से अभी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाइव सुन रहे थे और बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर सामने आ रही है, विकसित भारत यात्रा जारी, 4 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंची यात्रा। 15 नवंबर को पीएम मोदी ने किया था शुभारंभ, लाखों लोगों ने ली थी विकसित भारत की शपथ। तो 4 लाख लोगों ने जो है इसमें 4 लाख लोग इससे जुड़े हैं और विकसित भारत की शपथ लोगों ने ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। देहरादून से आपके साथ हम खबर साझा कर रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों तक अब ये यात्रा पहुंच चुकी है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जारी किया था और अब यह 4 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच गई है। बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में लोगों को ठंड से बचाने के लिए सरकार की पहल, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी की 1.35 करोड़ की धनराशि। आईएसबीटी पहुंच लिया व्यवस्थाओं का जायजा, बेसहारा लोगों को सीएम धामी ने बांटे कंबल। डीएम को दिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। जन सेवा के लिए सीएम ने आम जनता से मांगा सहयोग। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 करोड़ से कहीं ज्यादा की धनराशि जो है वो जारी की है और गरीबों के लिए धनराशि जारी की गई है। उन्होंने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटे हैं। बेसहारा लोगों को सीएम धामी ने कंबल बांटे हैं। साथ ही जन सेवा के लिए सीएम धामी ने आम जनता से भी सहयोग करने की अपील की है और डीएम को इसको लेकर, सुरक्षा को लेकर, इस तमाम चीजों को लेकर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की है। आईएसबीटी में सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां बेसहारा लोगों को कंबल भी बांटे हैं मुख्यमंत्री ने। ठंड बढ़ रही है और ऐसे में लोगों को, गरीबों को जो है राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने कंबल बांटे हैं। लोगों से भी इसमें सहयोग की अपील की है मुख्यमंत्री ने। 1 करोड़ 35 लाख की धनराशि मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए हैं गरीबों के लिए। आईएसबीटी पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा जुड़ गया। अभय, प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए धामी सरकार ने एक पहल की है। 1 करोड़ 35 लाख की धनराशि जो है राहत के तौर पर जारी की गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि आज से पिछले सप्ताह एक दौरा किया था, जिसमें रात का उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। आईएसबीटी में उन्होंने वहाँ के जो राहगीर थे उनसे बातचीत करी थी, जो लोग वहाँ पर फुटपाथ पर रहते हैं उनसे मिले थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उसी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज आ रही है, तो ऐसे में ठिठुरन से बचने के लिए लोगों को अलाव या दूसरे जो असहाय जो लोग हैं उनको कंबल वितरित किए जाए, ताकि किसी भी प्रकार से राज्य के भीतर ठंड से कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो या किसी की मृत्यु यहाँ पर ना हो। उसके बाबत ये कह सकते हैं कि शासन की तरफ से बजट जारी कर दिया गया। सभी जनपदों के लिए बजट जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो चौक चौराहे हैं, जहां पर रात्रि जो तैनात जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी होती है, या फिर जो फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं, उनके लिए कंबल या अलाव की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित कर दी जाए। बजट जारी हो चुका है।
देखना ये होगा कि जनपदों में किस प्रकार से इस दिशा में यहाँ पर काम किया जाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद विकास खंड स्तर से लेकर तहसील स्तर तक और पूरे जिलों में अब जो जिलाधिकारी हैं उनके माध्यम से इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। जो अलाव है, अलाव की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। रैन बसेरों में कंबल की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई है। गर्म पानी रैन बसेरों में उपलब्ध हो सके उसके लिए भी निर्देशित किया जा चुका है, ताकि किसी भी प्रकार से आम जनता को परेशानी ना हो। जी, अब है सीएम खुद जो है इस मामले को लेकर सजग है और मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। ऐसे में कैसी खास तैयारियां जो है गरीबों के लिए देखने को मिल रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से निर्देशित करते हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब अधिकारियों की जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई है। यानी जिला प्रशासन जो अपने स्तर पर काम करेगा उसके लिए एसडीएम स्तर के जो अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय हो चुकी है कि उनके द्वारा किस प्रकार से विकासखंड स्तर और तहसील स्तर पर काम किया जाना है। विकासखंड स्तर पर जो रैन बसेरे हैं उनको बनाने के लिए भी निर्देशित किया जा चुका है, ताकि विकासखंड स्तर तक जो सरकार की योजना या जो ठंड से बचने के लिए जो जिस समय बजट जारी कर दिया गया उसका सदुपयोग वहां पर हो सके, लोगों की व्यवस्थाएं माकूल तौर पर दिख सके। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के इस प्रयास के बाद पूरे प्रदेश भर में आम जनता जो खासतौर पर जो फुटपाथ पर जो असहाय लोग या बेसहारा जो लोग रहते हैं उनके चेहरों पर खुशी जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्देश के बाद जिला प्रशासन के स्तर पर भी कंबल वितरित करने का काम किया जा रहा है। दूसरे जो 4 चौराहों पर जहाँ पर अलाव की व्यवस्था है वहां पर समय रहते हुए अलाव देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि इस गिरते हुए तापमान में या बदलते हुए मौसम में उन्हें किसी भी प्रकार से परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी, अब है जन सेवा के लिए जो है सीएम ने आम जनता से भी सहयोग मांगा है, तो ऐसे में लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान के बाद ये कह सकते हैं कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो इस दिशा में यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से जो आह्वान किया गया था उसमें सामाजिक संगठन अब जिले स्तर पर जो जिलाधिकारी है उनसे संपर्क यहाँ पर कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन जो नोडल अधिकारी है उनसे बातचीत कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी जो कंबल बांटने का जो काम है, अलाव की व्यवस्था है उनको सुदृढ़ करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। रैन बसेरों में भी लगातार जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग हो रही है। अगर कोई सामाजिक संगठन वहां पर भी कुछ कंबल या कुछ गर्म वस्तुएं वहां पर देना चाहता है तो फिर उनके लिए वो सब चीजों की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। उसके लिए पूरा जो सहयोग का काम करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस आह्वान के बाद पूरे प्रदेश भर में अभी तक की जो सूचना है जो और जिला स्तर में जो काम कर रही है, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा ऐसी सामाजिक संस्थाएं सामने आई है जिन्होंने अपने विभिन्न जिलों में इस तरीके के यानी ठंड से बचने के लिए अलाव या कंबल बांटने की अपनी स्वीकृति दी है और उसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से सहयोग भी मांगा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए। और उधम सिंह नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांवों में पहुंची। यात्रा के दौरान लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। कुमाऊं के विकासखंड जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, सितारगंज एवं रुद्रपुर की ग्राम पंचायतों में यात्रा पहुंची। यात्रा के दौरान जिलाधिकारी ने संबोधन दिया। कार्यक्रम स्थल पर लगे सभी विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में हेल्थ कैंप के माध्यम से टीबी तथा स्किल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग भी की गई। यात्रा में ग्रामीणों को संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई। और देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। शहीद स्मारक गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी, जिसमें पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और जहां युद्ध के दौरान भारत के 3900 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री सहित तमाम पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है। आयुष विभाग की तो कई करोड़ रुपए
के एमओयू साइन हुए हैं, पर ज्यादातर उद्योगपतियों ने आयुष विभाग और वेलनेस सेंटर पर रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 70% वन क्षेत्र है और भारी संख्या में यहाँ जड़ी बूटियां पाई जाती है। इसी को देखते हुए सरकार यहाँ जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाने के उद्योग को बढ़ावा दे रही है। देखिए, आयुष ऐसा विभाग है कि उसमें प्लेन और पहाड़ में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो वेलनेस रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो वेलनेस रिजॉर्ट या इस तरह की चीज़ें होती हैं, या आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट के सेंटर्स वगैरह हैं, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ प्लेन्स में होंगे। और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो पहाड़ में एक्चुअली काम करना चाहते हैं। जैसे उत्तरकाशी के लिए कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, कुछ पिथौरागढ़ के लिए दिखाया है, अल्मोड़ा के लोगों ने दिखाया है। तो ये अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश में आयुष से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो लगेंगे, और बहुत सारी दवाइयों का जो जड़ी बूटियां हैं या जो हर्ब्स हैं जो जंगलों में पैदा होती हैं या पहाड़ों में पैदा होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग और जो इनिशियल जो प्रोसेसिंग होती है उसके भी प्लांट जो है पहाड़ में ही लगेंगे। जो बड़े प्लांट हैं मेडिसिन मैन्युफैक्चर के, वो निश्चित रूप से नीचे लगेंगे प्लेन के जिलों में, लेकिन बाकी सारी प्रोसेसिंग कलेक्शन जो हर्ब का करना है या आयुर्वेदिक से रिलेटेड कोई काम होना है, हॉस्पिटल्स जो बनने हैं, वो सब चीज़ें पूरे प्रदेश में होनी है। उसमें प्लेन और पहाड़ में कोई अंतर नहीं है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।